नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज UNI। दुर्गा पूजा का माहौल है, लेकिन इस वक्त तस्वीर कोलकाता की कुछ और है। वो कोलकाता जो दुर्गा पूजा में काफी धूमधाम का माहौल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आ रही है केवल प्रोटेस्ट की। अलग अलग जगहों से कोलकाता की सड़कों पर केवल विरोध की तस्वीरें आ रही है। लेकिन यहाँ कोलकाता में केवल आर्जिकर मुद्दा ही नहीं, बाढ़ की स्थिति भी काफी भयावह नजर आ रही है। तमाम मुद्दे हैं जिस वजह से दुर्गा पूजा काफी फीकी नजर आ रही है। और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता ऋषि चौधरी जी और हमारे साथ मौजूद है टीएमसी के नेता प्रभात तिवारी जी। तो इनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो सीबीआई लगातार जांच कर रही है आर्जिकर मामले को लेकर, क्या कुछ हालात है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के नेता हमारे साथ जो मौजूद है ऋषि चौधरी जी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा का माहौल है, लेकिन इससे पहले जो सीबीआई की जांच को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट और एक बार फिर से जो जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से आज से हड़ताल शुरू कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को महल्ले की हार्दिक अभिनंदन देता हूं और नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में कानून स्थिति जो है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से एक तरह से चरमरा गई है और कानून व्यवस्था जो यहाँ जिस प्रकार से प्रशासन संभाल रही है, उसमें हम अकाउंटेबिलिटी जो है वो मिसिंग पा रहे हैं। तभी आज कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जो है इस मामले की निष्पक्ष होकर के जांच कर रही है और जांच के दायरे को बढ़ाते हुए आज हर एक मोड़ पे नए नए जो एक्सक्लूसिव एविडेंस वो पा रही है, उस दिशा पे अपना इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये दुर्गा पूजा फीकी इसलिए है क्योंकि हमने एक बेटी को खोया है और इस समाज में जो समाज अपनी नारी शक्ति को पूजा करने के लिए जाना जाता था, उस नारी शक्ति को आज छीड़-भीड़ करने का काम इसी समाज ने किया है। इसलिए दुर्गा पूजा फीकी पड़ी हुई है और मुझे ये निष्पक्ष रूप से मैं भी विश्वास करता हूं कि डॉक्टरों का वापस से हड़ताल पे फिरना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मैं कोर्ट की अवहेलना ना करते हुए फिर भी ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बायस्ड डिसीजन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो DY चंद्रचूड़ जैसे जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उन्हें एक बार मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था कि जो डॉक्टरों की मांग थी जूनियर डॉक्टर्स की, वो पूरा हो, फिर वो काम पे लौटे। क्योंकि हमारे राज्य में मरीज भी हैं जिनको केयर की जरूरत है। मेडिकल फर्टिनिटी को ये भी सोचना चाहिए कि उनको तत्कालीन रूप से जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो अनप्रिविलेज पेशेंट्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका इलाज हो। लेकिन इलाज होने के पहले हमारे जो इलाज देने वाले जो ये हैं कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए राज्य सरकार के द्वारा। जी, जैसा कि इसी बीच हम सवाल करेंगे प्रभात तिवारी जी से, जो कि टीएमसी के नेता हैं। तो जैसा कि टीएमसी की ही सरकार है, आपकी ही सरकार है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथों भी लेते नजर आ रहे हैं। सागर दत्त मेडिकल कॉलेज से भी जो मामला सामने आया, यही वजह है कि जो सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। भाजपा के मित्र हमारे अभी बात कर रहे थे, इनके उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो कम से कम गण आंदोलन चल रहा है, पूरी छूट है, आप जो है हड़ताल भी कर रहे हैं, गण आंदोलन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस्मा लगाकर 6 महीना बैन कर दिया गया था। मणिपुर में आज तक तांडव चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आज तक वहाँ दौरा नहीं कर पाए, जबकि प्रधानमंत्री पूरे विश्व के गुरु बन रहे हैं और पूरे विश्व का दौरा कर रहे हैं। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू बोलने से नहीं होगा। हमारी सरकार, टीएमसी की सरकार, ममता दीदी के नेतृत्व में पूरे ही गंभीरता के साथ, हमारी बहन की मृत्यु हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, उसका आज हम लोग जो है शोक मना रहे हैं। साथ ही साथ उस पर जो कार्रवाई करनी है वो सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो मामला अलग है। और रही बात गणतांत्रिक की, तो हम लोग जो है गणतंत्र पश्चिम बंगाल में बहुत ही बाखूबी से काम कर रहा है। डॉक्टर भाई बहन जो हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो अपना आंदोलन भी कर रहे हैं। और हम अपील करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप काम पे भी रहें, आंदोलन भी चलता रहे, काम भी चलता रहे। क्योंकि आपने काम बंद कर दिया पहले 40 दिन, उसके बाद कल से फिर आपने काम बंद कर दिया, तो ऐसा करने से नहीं होगा। डॉक्टर समाज एक अलग समाज होता है और कार्रवाई चल रही है, इस पर ऐसा नहीं है।
सुरक्षा का मामला है तो सुरक्षा का मामला सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है, तमाम लोगों का मामला है। आपकी सुरक्षा नहीं है क्या? चैनल वालों को सुरक्षा नहीं होती है? मेरी सुरक्षा नहीं होती है? भाई बैठे हुए की सुरक्षा नहीं होती है? तो इस पे कानून लाने के लिए ममता जी ने विधानसभा में एक कानून भी पास किया है और उन्होंने सेंट्रल से अपील की है। राष्ट्रपति जी के पास हमारा जो है वो कानून पड़ा हुआ है, वो अभी सिग्नेचर नहीं किए हैं, 1 महीना बीतने जा रहा है। तो भाजपा वाले जो है अपने करनी और कथनी में पहले ठीक करें। टीएमसी ममता बनर्जी जी जो है पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम कर रही है और हमेशा करेगी। हम लोग इस पे एकदम गंभीर हैं। बहन की मृत्यु हुई, बहन के साथ जघन्य अपराध हुआ, हम उस पर बहुत ही सीरियस हैं, हम उस पर कदम उठा रहे हैं। हमने कमिश्नर को हटाया, हमने डिप्टी कमिश्नर को हटाया, हमने ओसी को जो है तबादला किया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए। जो अपराधी है उसमें वो कोई भी नहीं बचेगा। एक टीएमसी की ममता दीदी की सरकार का दावा है और हम कर भी रहे हैं। जी ऋषि चौधरी जी कुछ कहना चाहते बताएं। देखिए, बड़े भाई प्रभात जी टीएमसी के बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो पुनः अपने बातों पर विचार करें कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के लिए जितनी अग्रसीन होकर के काम करती हैं बंगाल में, तो मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। वो ये कहती हैं, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनका धर्षण होता है तो वो उपहास उड़ाती हुई दिखती हैं। वो एक 14 बरस की बच्ची के साथ जब धर्षण करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, तो क्या कहा था उन्होंने? स्टेटमेंट दिया था, पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि लव अफेयर बोलबेन कि प्रेग्नेंट बोलबेन, कोट एंड अनकोट। मैं ऐसे ही लोगों से आज पूछना चाहता हूं, ये सरकार चलाते हैं, इनका नेतृत्व है। ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट रेप के मामले में क्या कहा था? सजानो घटना। आज ये जो घटना हुई, इस घटना में पुलिस का रोल जो है वो संदिग्ध क्यों है? आज संदीप घोष जैसे लोग वापस से नियुक्त क्यों हो जाते हैं? उनका ट्रांसफर, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? वो माफिया राज चलाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। आज ये बताइए, जिस तरीके से इन्होंने अपने सत्ता का ज्ञान हमें बांटा है कि किस प्रकार से सुशासन चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश को सीखने की जरूरत नहीं है बंगाल से, और मणिपुर को भी सीखने की जरूरत नहीं है बंगाल से। हाँ, गलतियां होती है हर सरकार में, लेकिन निर्णय उसका एक कठोर और सटीक निर्णय और समय पर निर्णय लेने का काम हमारे राज्य सरकारों ने हर जगह किया है। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो और महिला की ही सुरक्षा ना हो, महिला ही यहां दर बदर भटके और कहा जाए कि ममता बनर्जी ने लॉ पास कर दिया, वो पेंडिंग है प्रेसिडेंट के पास। आप एक बात बताइए, लॉ तो आपने पास किया, आपने हर वो जांच एजेंसी को जैसे जैसे निर्देश आया आपको तबादला करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। क्यों हटाएंगे आप एक कमिश्नर को? अगर आपके कमिश्नर ने गलती नहीं की तो हटाया क्यों गया? जांच की प्रक्रिया जो है उस संदेह के घेरे पे क्यों आई? आज जिस जगह पे बच्ची का रेप हुआ, जिस जगह पे घटना घटी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तिलोत्तमा के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार जिस स्पॉट पे किया गया, क्राइम सीन को मछली बाजार बनाने का काम आपकी पुलिस ने किया, आपके प्रशासन ने किया। आप क्या उस समय मौन होकर गांधी जी का बंदर बंद करके, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद करके बैठे रहेंगे? एक प्रशासन का यही जिम्मा है। और वो जो बंदा जो मुख्य अभियुक्त है, वो जो पकड़ा गया, वो भी तो सिविक पुलिस वॉलंटियर था। आपने उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? जब उसके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग थे डोमेस्टिक वायलेंस के, तो आप ऐसे बंदे को क्यों हायर करते हैं कि वो पुलिस के उस महकमे में जाए, वेलफेयर डिवीजन में, और काम करे ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस एज अ सिविक वॉलंटियर? ये कहाँ का सोच है? ये पुलिस है हमारी। पुलिस खुद खड़ी होकर के महिला का दाह संस्कार करवाती है प्रेशर करके। और ये बताइए, जो प्रोटोकॉल्स ऑफ प्रोविजन इन इन्वेस्टिगेशन है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? खुद आपकी चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि मैं रात तक जगी रही, 200 बार फोन पे कमिश्नर से बात हुआ, मैंने सुनिश्चित कराया कि उस बच्ची का दाह संस्कार हो जाए, ताकि आप एविडेंस जो है उसको लोपाट कर दें, जो क्राइम सीन है उसका लोपाट कर दें। ये होता है एक सरकार का दायित्व, ये होता है प्रशासन का दायित्व। आज बड़े भाई बोल सकते हैं बहुत सारी चीज। यूपी में जो जंगल राज था, इनके दौर का जो आज घटक दल हैं, अखिलेश यादव के समय का यूपी अब यूपी नहीं रहा। आज यूपी जो है वो प्रोग्रेसिव यूपी है। यूपी जो है वो इंडिया को नेतृत्व देने वाला काम कर रहा है। $220 बिलियन की इकोनॉमी
के तहत आगे बढ़ने की सोच रख रहा है। आप बंगाल को किस गर्त पे लेके जा रहे थे? जो बंगाल सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उस बंगाल में एक इन्वेस्टिगेशन का फूटी कौड़ी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पे प्रशासन पॉलिटिसाइज है। आपके पुलिस वर्दी जो पहने हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि पुलिस वालों को वर्दी फेंक करके टीएमसी का काडर का झंडा लेकर के रोड पर उतरना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एम्बलम लेके घूमती है, नेशनल एम्बलम, और उसे राज्य की पॉलिटिकल व्यवस्था से कुछ नहीं, राज्य के जो सिटीजन हैं उनका सुरक्षा और उनकी सुविधा और उनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में सोचना चाहिए। आज एक आईएएस की बीवी के साथ रेप हो जाता है, लेक टाउन की ओसी के साथ क्या हो रहा है? आज आपके हाई कोर्ट ने तो कलकत्ता पुलिस का पैंट खोल करके, शर्ट खोल करके 2 थप्पड़ गाल में भी लगाया, मुंह में काला पेंट लगा करके कलकत्ता हाईकोर्ट माननीय भेज रहे हैं न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ जब धर्षण किया जाता है एट गन पॉइंट, उसका क्या हुआ? प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जो है वो गोलमाल कर दिया जाता है, मेडिकल तक नहीं होता। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ये बच्ची जो है, ये जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, ये एक डॉक्टर थी, आज एक संगठन इसके पीछे है। एक मामूली नारी के बारे में सोचिए, एक गांव में बच्ची के बारे में सोचिए, संदेश खाली के बारे में सोचिए, जहां कई सालों से धर्षण कर रहे हैं इनके नेता, आज जेल के सलाख के पीछे पड़े हुए हैं। ये इस पे चुप रहेंगे, मौन रहेंगे और क्वेश्चन उठाएंगे। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अरे आप उत्तर प्रदेश घूम के तो आइए, आपका एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतार के देखिए टीएमसी के नाम पे। इतना अगर भाजपा से विरोध है, आपका कैंडिडेट उतारिए। 80 सीटों पर कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पा रहे? आपके पास पॉलिटिकल माइट नहीं है और वहां पे लोग जानते हैं आपको पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ बंगाल में बोल रहे हैं। 15 साल बंगाल का कार्यकाल आप देख लीजिए, आपने किया क्या है बंगाल को, आपने दिया क्या है बंगालियों को? आप लक्ष्मी भंडार देने से 1000 रुपया जो कंपेंसेटरी आप दे रहे हैं, उससे किसी का बेरोजगारी का हल नहीं होगा, उसके लाइफ में लिवलीहुड का बेटरमेंट नहीं होगा। आज बच्चों की शिक्षा जो देते हैं बंगाल में, आप सोचिए ना, पहले बाहर के लोग आके पढ़ा करते थे, आज बंगाली जाते हैं साउथ में, क्या करते हैं मालूम है? मुझसे पूछिए, मैं बेंगलोर में रह के आया हूं। आज बेंगलोर में $300 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात है। इनकी दीदी की कब ऐसी विजन होगी कि हम बंगाल को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम बंगाल को गेटवे ऑफ ईस्ट बनाएंगे और इस गेटवे ऑफ ईस्ट को एस्टैब्लिश करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने वाला जो बंगाल, जो यूरोप के सड़क का निर्माण करने वाला बंगाल, इंडिया के 30% जीडीपी का अकेला दारोमदार लेने वाला बंगाल, उस बंगाल को आपने बंगाल की खाई में काम किया है सरकार, बंगाल को नर्क बना दिया है आपने। अब आपका समय आ गया है। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते हैं, आपके प्रशासन ने कई ऐसे बच्चियों को न्याय नहीं दिलाया है, और मैं मुंह पे ताला नहीं लगाऊंगा। मैं कड़े सवाल पूछूंगा और कड़े सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा मेरे बड़े भाई। प्रभात तिवारी जी, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि बंगाल को नरक बना रहे हैं, बीजेपी बराबर से हर बार, जैसे संदेश खाली का मुद्दा उठा, मणिपुर के बीच भी जब ममता बनर्जी ने भी घेरा था पीएम मोदी को, जब उन्होंने वो नहीं किया, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी बीजेपी कई बार उठा चुकी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा था ना कि भाजपा वाले जो है अपनी बात जो है बड़े जोरदार तरीके से पेश करते हैं, और ये जो है अभी भाई हमारा पेश किए बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, सुरक्षा के मामले में कलकत्ता शहर जो है पूरे भारत में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि सबसे सुरक्षित स्थान जो है कलकत्ता शहर है। और ये जो यूपी की बात कर रहे हैं, मैं अयोध्या से खुद बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव यूपी है, अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ। यूपी के बारे में मुझे ना बताएं, योगी राज कितना खतरनाक चल रहा है, बुलडोजर चलाया गया, कोर्ट को उस पर हस्तक्षेप करना पड़ा, हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं। यूपी में क्या हो रहा है आप जाके वहाँ देख के आते हैं। राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर आज भी अपूर्ण है, इन्होंने उसका उद्घाटन करवा दिया। तो ये सब जो है, ये पाप का काम जो है भाजपा वाले ही करते हैं। और रही बात कि ये जो सरकार की बात कर रहे हैं कि हम लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये लोग तो नारा दिए थे ना 221 में 200 पार, क्या हुआ? 100 भी पार नहीं हुआ। 224 में बोले थे कि हम 35 के ऊपर आ रहे हैं, आगे 12 पटक गए। तो जनता इनको नहीं चाह रही है। बार बार इनके पूरे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आके बंगाल में दौरा कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं चाह रही है। देखिए, मामला गंभीर है, मैं कह रहा हूँ। इनके सांसद के ऊपर में जब कुश्ती वाली महिलाएं हमारे दिल्ली में जो है आंदोलन कर रही थी, इनके सांसद पे, इनके भाजपा के सांसद सिंह साहब के ऊपर में आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ किया है। तो इन्होंने क्या किया? तो ऐसा नहीं है, ये दूध के धोए हुए नहीं, तुलसी पत्ता नहीं है।
भाजपा जो है तुलसी का पत्ता नहीं है। इस बार इसलिए ये लोग जो है 350 का नारा दे रहे थे, 300 भी पार नहीं कर पाए। तो भाजपा को जनता नहीं चाह रही है। और आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत ही शांति प्रिय जगह है, लेकिन भाजपा के कुछ नेता जो है वो चाह रहे हैं कि रातों रात जो है जैसे बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर ये लोग जो है तांडव कर रहे हैं। कुछ सीपीएम वाले भाई को मिला लिए हैं और दोनों मिलकर ये लोग जो है एक गठबंधन बनाकर अशुभ शक्ति को मिलाप करके इस नवरात्रा के समय ये लोग कुछ तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ दुर्गा का बंगाल में, माँ काली का ये देश है, यहाँ पर कोई भी अशुभ शक्ति जो है कुछ नहीं कर सकती है। देवी पक्ष शुरू हो चुका है और हम माँ देवी से ही प्रार्थना करेंगे, सबको शांति दे, सबको समृद्धि दे और भाजपा वालों को शुद्ध बुद्धि दे। क्योंकि ये जो है अपने सिर्फ पढ़ाई करते रहते, अपने मुंह या मिट्ठू है, अपनी बातें करते रहते। पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार क्यों रिपोर्ट दे रहा है? महिलाओं ने जो है आत्मनिर्भरता में महिलाएं जो है यहाँ पर अव्वल आई है पूरे भारत देश में। अभी रिपोर्ट, कल ही रिपोर्ट आया है, तो कैसे आप बता रहे हैं? तो आप हवाबाजी में बात मत करें, आप कागज कलम में बात करें। और भाजपा वाले आपको मैं बता दूं, बंगाल में आप जो है सपना मुंगेरी वाले सपने देखते रहिए। पश्चिम बंगाल जो है ये ममता दीदी का प्रदेश है। ममता दीदी तीसरी बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी और ममता जी के नेतृत्व में ही पश्चिम बंगाल का विकास होने जा रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, सबके लिए ममता दीदी ने प्रकल्प चालू किए हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। लक्ष्मी भंडार आप लोग क्यों फॉलो करते हैं? हरियाणा में देखिए अभी चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर देखिए चुनाव हो रहा है। आपके घोषणा पत्र में तो पूरे तृणमूल का जो है नकल किया गया है। राजस्थान में आपने किया, आपने छत्तीसगढ़ में किया। तो आप जो है नकलची है, नकल करते रहिए, कोई असुविधा नहीं है। इसका मतलब हम अव्वल हैं, तभी तो आप नकल कर रहे हैं। अगर हम अव्वल नहीं होते तो आप नकल नहीं करते। हमारी योजनाएं का नकल आप कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं। इसका मतलब आप जो है नकलची थे, नकलची है, नकलची रहेंगे। ममता दीदी के नेतृत्व में हम जो है हर काम करेंगे। सुरक्षा का मामला हो, विकास का मामला हो, कोई भी मामला हो, हम बड़े गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे और पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे। मेरा कहना है कि हम नकल करते हैं, ठीक है, माना, लेकिन ये बताइए लाडली दीदी जो हम एमपी में चला रहे थे वो आपके प्रकल्पों लक्ष्मी भंडार से पहले का है, तो नकल किसने किया? किसान निधि सम्मान का नकल किसने किया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का नकल किसने किया? आप तो सेंट्रल के जो स्कीम्स हैं उनका पोस्टर हटा करके ममता बनर्जी का पोस्टर लगा करके अपने नाम से बिक्री करने और मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट हैं। रही बात इलेक्शन और यहाँ पे जनता की, बहुत ही आप क्या कहते हैं उनको, कि जनता ने आपको चुन कर भेजा है। बंगाल में इलेक्शंस होते हैं क्या? बंगाल में इलेक्शंस होते हैं? इनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। बंगाल में चुनाव होता है, बंगाल में मार काट होता है, बंगाल में लोगों को मार दिया जाता है। निर्विरोध पंचायत में कई हजार सीटों पर आप कैंडिडेट खड़ा नहीं होने देते। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या इसी लोकतंत्र का आप माला गढ़ते हैं कि यहाँ पर निर्विरोध जो आपके कैंडिडेट जीत जाते हैं? भाई ये तो डेमोक्रेसी का कोई सिम्टम नहीं है। आपने यहाँ बंगाल में इलेक्शन होने ही कब दिया? आपकी गुंडा बाहिनी, आपकी स्टेट मिशनरी, आपके हर वो चीज, मैं बोलता हूं, आप बताइए जितना बोगस वोटर आपके यहाँ, जानते हैं क्या होता है? देश में नारा लगता है पाकिस्तान का, राज्य में वोटर आपके आ जाते हैं बांग्लादेश से। यहां तक कि आपकी एमएलए भी बांग्लादेश की थी जिसको हाई कोर्ट ने पकड़ा और निकाला। जब आप सोचिए ऐसे लोग आते हैं जो किराए के टट्टू, वोट के समय सीजन होता है और वो आते हैं बांग्लादेश से, वोट कास्ट करके चले जाते हैं। कई ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे हमारे एजेंट को मार करके निकाल दिया जाता है। सर ये लोकतंत्र नहीं है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जो इतने लोगों का उपकार कर रही हैं, आप बताइए किस नारी का उपकार उन्होंने किया? किस बच्चे का उपकार करने का सोच रही हैं? किस लोगों का उपकार करने के लिए सोच रही हैं? वो उपकार किसका कर रही हैं? वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उपकार कर रही हैं, उनका पॉलिटिकल करियर बढ़ाने में। वो अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं प्रभात दा से बोलता हूं कि आप हमको बताइए कल आप कब खड़े हो रहे हैं चुनाव में? आपको कब टीएमसी टिकट दे रही है? क्या आप भी तो आइए लोकतंत्र के इस पर्व में, मेला में हिस्सा लीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है भाजपा एक दिन मुझे टिकट देगी और मैं आज बता दे रहा हूं, निर्णय नेतृत्व दूंगा, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? आप
चप्पल जो है, जो चोटी चाटने का काम करते हैं, हम भाजपाई नहीं करते हैं, हम नेतृत्व देने का काम करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की वंदना करते हैं, वो उनको नेतृत्व देने का काम भाजपा करती है। और आपको आप बता दे रहा हूं, भैया यूपी से हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ प्रवासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में भैया बाखूबी जानते हैं कि क्या हाल था और आज क्या हाल है। ऐसे ही 220 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन गई 65 बिलियन से। ऐसे ही बीमारू राज्य से वो एक अग्रसीन राज्य नहीं बन रहा है। आप तो अग्रसीन राज्य थे, क्यों पीछे पड़े हुए हैं? 6 लाख करोड़ रुपया फिजिकल डेफिसिट में चल रहा है बंगाल। इसका जवाब कौन देगा? लेफ्टिस्ट लोग जो हैं वो 2 लाख करोड़ रुपया फिजिकल डेफिसिट में छोड़ के गए थे बंगाल को। आज कितना कर्जा लिया आपने? हमने तो नहीं चोरी की, आपने गोरू पचार, कोयला पचार, कितने सारे करप्शन, जॉब में करप्शन, ये करप्शन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन, सड़क में करप्शन, बिजली में करप्शन, पानी में करप्शन। उसके बाद भाई आजकल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नेता चुनने में भी करप्शन करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो लोगों के प्रति काम ही ना करें। वो क्या करेंगे? लोगों को शोषित करेंगे, डराएंगे। आज बताइए, हावड़ा का इंसिडेंट बता रहा हूं, इनके ही एमएलए हैं, उन एमएलए का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं बखूबी कि वो शटर गेट में ताला लगवा दिया करते थे नॉर्थ हावड़ा में। अभी के चुनाव में लोगों को उतरने नहीं दिया गया। ये तो मीडिया ने कवर किया, ये तो आपने कवर किया। क्या ये लोकतंत्र है? आप तो लेफ्टिस्ट से भी गए। लेफ्ट जो थे वो तो खून आ करके मुंह पे करके जाया करते थे। आप तो इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो लोगों को कि मुंह से आवाज छीन लिए हो। भाई प्रोटेस्ट क्यों नहीं होगा इस राज्य में? फंडामेंटल राइट्स है। मैं बांग्लादेश बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। बंगाल कोई बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, बंगाल भारत का हिस्सा है। और प्रोटेस्ट करना माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारी माननीय एक किताब है जिसे लिखा गया और जिसे दिया गया संविधान के रूप में। उस संविधान में फंडामेंटल राइट का एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में दिया गया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का पार्ट है। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। आपने महिलाओं के उन्नयन की बात कर रहे हैं, महिलाएं आज सड़क पे बिलक रही हैं, रो रही हैं सुरक्षा के लिए। आज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई लगातार एक्टिव मोड में नजर आए थे। विपक्ष के तमाम नेता जो कि शिकार हुए थे, कई भ्रष्टाचार मामले सामने आए थे और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष का बार बार कहना था कि केंद्र सरकार जो कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इसी मुद्दे पर अब हम करेंगे चर्चा। चूंकि अभी बीजेपी के नेता ने खुद ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो हम टीएमसी के नेता से पूछेंगे। तो प्रभात जी क्या कहेंगे भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर जो इन्होंने कहा था? तो भ्रष्टाचार को लेकर जो बार बार केंद्र पर निशाना साधा गया कि गलत इस्तेमाल करें, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार देखिए भाजपा के अंदर जो है कूट कूट के भरा हुआ है। ये हमारे अभी मित्र बता रहे थे, अमित शाह के बेटे जैसा क्या उनकी काबिलियत है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। वो शायद क्रिकेट भी खेलते कि नहीं मुझे पता नहीं। तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद तो इनके यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है। इनके भाजपा के जो नेता हैं ये सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने के लिए रहते हैं। और रही बात इन्होंने जो कहा मुझे टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा है वैसा है, मैं इनको बता दूं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और प्रणब मुखर्जी जी का शिष्य हूं जो कि 5 साल राष्ट्रपति थे। मैं 5 साल राष्ट्रपति भवन में बहुत से छोटे मोटे गरीब दुक्का लोग को लाके राष्ट्रपति भवन मैंने घुमा दिया। तो मैंने ज़मीन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र किया है। मुझे बहुत खुशी है, मैं एक कार्यकर्ता में बहुत खुश हूँ। और संगठन जो होता है उसी के ऊपर में देश होता है। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने, कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनता। संगठन का काम जो होता है उसी के ऊपर में आप जो है आगे बढ़ते हैं। और रही बात टिकट की, तो टिकट देखिए पार्टी डिसीजन लेती है किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं क्या बोलूँगा ये ईश्वर को पता है, मातृका को पता है, इसलिए मैं उसकी घोषणा नहीं करूँगा। क्या कुछ कहे क्या? रही बात भ्रष्टाचार की, मेरी बात खत्म होती है। ज़्यादा मौका मत दिए उनको, मेरा मौका भी चल रहा है। तो ऐसा है कि जहाँ भ्रष्टाचार की बात होती है तो भाजपा वाले जो है भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है। आप देखिए सीतारमण जी के ऊपर में, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने पॉलिटिकल बॉन्ड को जो है दुरुपयोग किया है।
मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर में बहुत बड़ा केस हुआ था, आपको पता है, मुझा देने पे, और फिर बाद में उनको क्लीन चिट में व्यापम इतना भयंकर घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था कि उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी जो कि गवाही देने वाले थे। यहाँ गवाहों को उड़ा दिया जाता है, गवाहों को शेष कर दिया जाता है। भाजपा की सरकार जो है, माननीय शिवराज जी चौहान जो कि भी केंद्रीय मंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके राज में गवाहों को दिन दहाड़े गायब कर दिया जाता था, मृत्यु के घाट को उतार दिया जाता था। तो भ्रष्टाचार तो इनके यहाँ कूट के भरा हुआ है। इनके सांसद के ऊपर में छेड़छाड़ का आरोप अभी भी चल रहा है, अभी भी वो बरी नहीं हुए हैं और इन्होंने उनको सांसद से नहीं हटाया था। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी को इल्जाम लगता है, हम जो है उनको सस्पेंड करते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हम नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी ममता दीदी, हमारे सेनापति अभिषेक बंदोपाध्याय, सुब्रतो बख्शी जी, सभी लोग जो हैं, हमारे ऐसे कार्यकर्ता, हम लोग जो हैं समय समय पर अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं और अच्छे गवर्नेंस की बात हम लोग करते हैं और अच्छा गवर्नेंस काम करने के लिए कर रहे हैं। और रही बात ईडी सीबीआई की, तो ईडी सीबीआई को तो भाजपा ने ऐसा प्रयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग किया है कि 95% आज तक सीबीआई का कोई भी रिपोर्ट जो है फाइनल नहीं लगा पाए हैं। तो दुरुपयोग तो ये कर रहे हैं। पिछले 10 साल से भारत को कितना नीचे ला के रख दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जो है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो लगे रहते हैं। मणिपुर आज तक क्यों नहीं गए? 1 साल होने जा रहा है, मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर क्या भारत के बाहर है? वो क्या बांग्लादेश है? और रही बात बॉर्डर की बात जो करते हैं, तो भैया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं। तो बॉर्डर से अगर कोई घुसपैठिया घुसता है तो उस पर आप लोग क्यों नहीं पाबंदी लगाते हैं, क्यों नहीं उस पर रोक लगाते हैं? तो ऐसी बातें ना करें आप। और रही बात, आइए हम सब मिलजुल कर, आज भी हम कह रहे हैं, देखिए पक्ष शुरू हो चुका है, असुरों का नाश हो, अशुभ शक्ति का नाश हो, हम सब मिलजुल कर पूरे बंगाल का विकास करें, पूरे देश का विकास करें और सभी माताओं, बहनों, बच्चों, सबका, आम नागरिक का विकास हो, सबका भला हो। हम यही चाहते हैं, ममता दीदी यही चाहती है। मैं पूरा आपसे सहमति लेंगे। क्वेश्चन करेंगे अभी, क्वेश्चन अच्छा, इसी पे इनका एक आप मेरा रिवर्ट है। आप एक्स्ट्रा बोल दिया था पिछली बार भी आपने। देखिए, ईडी सीबीआई को लेकर उन्होंने कहा कि सरासर दुरुपयोग कर रही अब आप है। क्वेश्चन करिए ना। जी बिल्कुल। और जो बार बार जो तमाम सवाल खड़े करती है और बीजेपी को लेकर के ईडी सीबीआई लगातार जो जितने भी फाइल दर्ज कर रही है, लेकिन वो उसको लेकर विपक्ष ही निशाने पर लगते हैं। बीजेपी के नेता इसके आड़े हाथों क्यों नहीं आते? गिव मी सम टाइम्स फॉर अ रिबर्टल। मैं इनका थोड़ा 2 मिनट रिबर्टल देना चाहता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जैसा एक गर्व की बात है हमारे लिए कि आज वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाए, एक भारतीय होकर के। पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ, खेल और खेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंस है वो समझना होगा। आपके ही देश में राजीव शुक्ला जैसे पत्रकार अगर बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन सकते हैं, वो भी तो कांग्रेसी थे, वो पत्रकार से कैसे बन गए सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? तो खेल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़िए। जगमोहन डालमिया ने कभी बैटिंग की थी क्या? लेकिन आज बीसीसीआई को किस स्तर पे लेके गए? आज बीसीसीआई का कैपिटल जिस स्तर पे लेके गए हैं वो जगमोहन डालमिया है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो खिलाड़ी है उन्हीं को खेल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, या कुशल शासक या कुशल मैनेजर या कुशल प्रबंधक या कुशल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हाथ में? अगर खेल का स्तर भारत में ऊंचा हो, आईपीएल के प्लेयर को अच्छा सैलरी मिले, हमारे देश के प्लेयर को अच्छा सैलरी मिले, हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, हमें अच्छे मीडिया राइट्स मिले, हमारे देश का बीसीसीआई मजबूत हो, यही तो आप चाहते हैं, जनता भी यही चाहती है और आप भी यही चाहते हैं। तो जय शाह के ऊपर ये आरोप देना ये गलत बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरा बात इन्होंने कहा करप्शन। तो करप्शन का बात मैं इनसे कहता हूं, आप बताइए, आप भूल गए उस दिन कि पार्थो को कितना टाइम लगा था आपको निलंबित करने में? आपको बीरभूम के केस्टो को कितना टाइम लगा था निलंबित करने में? ये टाइम आप फ्रेम बता दीजिएगा कि फ्रेम जब चार्जेस हुए, जब वो अरेस्ट हुए, और किस प्रकार से नकुल दाना वाले जो हैं वो मीडिया में आके कहते थे वर्दी पहनने वाले सिविक, छोड़िए पुलिस कर्मचारी को वो कहते थे नकुल दाना खाबे की। ये लैंग्वेज था इनके नेता का, जिनके सामने पुलिस थर थर कांपा करती थी। लेकिन हम नहीं कांपते, हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये कहते हैं कि बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पे खड़ी है, वो होम मिनिस्ट्री की फोर्स है, वो आपका बॉर्डर सुरक्षा करती है, फिर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? सर, इसीलिए हमने दायरा बढ़ाया है। 50 किलोमीटर का जो लॉ इन्फोर्समेंट का दायरा है बॉर्डर एरियाज में, हमने बीएसएफ को दिया है, क्योंकि इससे पहले लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसी है वो तो पुलिस है।
बीएसएफ भी अगर किसी इंट्रूडर को पकड़ती है वो पुलिस को देती थी, और पुलिस क्या करती थी, जो राज्य के अधीन पुलिस थी वो क्या करती थी? बीएसएफ इज नॉट अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इट्स अ बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, कंप्लीटली डिवोटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी। और आपको भी पता है बांग्लादेश और इंडिया में पोरस बॉर्डर है, बॉर्डर डिफाइन नहीं था, हमने इंक्लेव डिफाइन किया, बॉर्डर पिलर डिफाइन किए, पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कहीं पे नदी है, कहीं पे नाला है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे फ्लड आता है, जिसके वजह से फेंसिंग जो है वो 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। मैन आप बताइए 3000 कई किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा भारत का ये जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये सबसे बड़ा बॉर्डर है, इस पे कैसे आप मैनिंग कर सकते हैं? हमने टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है, हमने लोग डिप्लॉय किए हैं, बीएसएफ को बल दिया है, कानूनी बल दिया है, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हो सके। और हाँ, दायरा बढ़ा है, क्योंकि आपकी पुलिस जो है वो टेबल के नीचे से पैसा लेकर के इन्हीं बांग्लादेशियों को वापस बंगाल में एंटर करने दे सकती थी। मैं नहीं भूल सकता हूं। और आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस बताइए, इंडिया को गर्त में लेके गया, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अग्रसीन बनाने का काम भाजपा ने किया, जीएसटी को लाया, कई तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने का काम भाजपा ने किया। भाजपा ने बैंकिंग सिस्टम को बल दिया, एनपीओ को खत्म किया। भाजपा ने आपके भ्रष्टाचार को, आपके सहयोगियों को भ्रष्टाचार को, जो कंपनियों को 5800 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ वीडियोकॉन को, उसके बाद नीरव मोदी हो या मालिया हो, इन सबको पैसा देने का काम आपके यूपीए सरकार, आपके घटक दलों ने किया। उनके ऊपर नकेल और कानून व्यवस्था बनाने का काम भाजपा ने किया। अरे भाजपा ने देश में आईपीसी, जो देश में 70 साल से आईपीसी, जो अंग्रेजों का बनाया कानून आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस करने का काम, कॉलोनाइजेशन का जो टोटम है, सिंबल उठाने के फेंकने का काम किया। जॉर्ज 5 की मूर्ति को उठा करके फेंका है हमने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का काम किया है, कर्तव्य पथ को डिफाइन किया है हमने, भारत को स्वतंत्र भारत की एक दिशा देने की काम की है। वो कॉलोनाइजेशन का माइंडसेट निकालने का काम जो है और कॉन्फिडेंस जो है भारतीयों को दिया है। आज प्रवासी भारतीयों को देखिए, मोदी जी कहीं भी जाते हैं वर्ल्ड में, प्रवासी भारतीय सेलिब्रेट करते हैं। क्यों नहीं आपके नेता को इस तरीके का वेलकम मिलता है, रॉकस्टार वेलकम मिलता है? ये तो स्टेटस है। आप देख सकते हैं कि कई ऐसे विश्व के बड़े नेता, ऑस्ट्रेलिया के हों, पपुआ न्यू गिनी के हों, अमेरिका जैसे देश के महाशक्ति के जो बाइडेन जो हैं, वो आते हैं और विनम्र होकर के मिलने जाते हैं। भारतीयों का सम्मान है। कोई कहता है कि मोदी इज अ बॉस, कोई मोदी के पैर छूने को काम करता है, तो आपके नेता भी ऐसा काम करे ना। आपके नेता जो है वो हवाई चट्टी पहनती हैं, सादा साड़ी पहनती हैं, और नेता लोग जो उनके जो हैं वो करोड़पति हो जाते हैं, उनके पास ये विजन नहीं है। कि आज बताइए, जिस प्रकार से भारतीयों का स्टेचर ऊपर ले जाने का काम मोदी सरकार ने किया है, आपके सरकार ने क्या किया बंगाल में बैठ के? आपने क्या किया? आपने फेडरलिज्म के नाम पर वो काम किया है, मैं बताता हूं। सेंटर का विरोध कर रही है ये राज्य, और आप विरोध कर रहे हैं, आपके दल विरोध कर रही है। क्या बंगाल एक राज्य से उठ करके अलग एक देश बनने की कोशिश कर रहा है? अलापन बंदोपाध्याय को आपने अलग से एक्सटेंशन क्यों दिया जब देयर वाज इन्वेस्टिगेशन ऑन हिम एज एन आईएएस? ही वाज नॉट अटेंडिंग अ पीएम मीटिंग अटेंड नहीं करने जाते हैं आपके अधिकारी पीएम का। ये सम्मान करते हैं आप पीएम को? जब अम्फान के समय हमने रिलीफ मटेरियल्स भेजा आपके लिए, आपका काम क्या था? चीफ मिनिस्टर तक नहीं आई हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, और आप प्रश्न उठाते हैं कि आज बंगाल में मोदी आते हैं लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके मिनिस्टर्स को विरोध करना है पॉलिटिकली। आप भाजपा का विरोध कीजिए, मैं उसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। आप भाजपा का विरोध कीजिए, लेकिन आप भारत सरकार का विरोध मत कीजिए। जब भारत सरकार कोई एक्सटेंसिव प्रोग्राम ले रही है बंगाल की जनता का भला करने के लिए, आपने क्या किया? आप बताइए। आप यहाँ राशन सप्लाई में, आज किसी और राज्य में बताइए ना, 20,000 करोड़ का घपला हो जाता है पीडीए और राशन के सप्लाई में। आपके तो मंत्री जो है, राशन एंड फूड सप्लाई के मंत्री जो, वो भी जेल में बैठे हुए। ऐसा क्यों होता है बंगाल में? आपका प्रशासन चरमरा गया है करप्शन से। आप नाम ले लीजिए, आपने खेल जगत में क्या किया बच्चों के लिए, मैं बताऊं। आज हावड़ा जैसे शहर में, कलकत्ता शहर में स्पोर्टिंग फैसिलिटी नहीं है, एक मैदान नहीं है। करप्शन इस लेवल का है कि हर मैदान को कैप्चर करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाया जा रहा है। क्या आपको पता नहीं है? आज जो मैदान था बच्चा लोग को खेलने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, स्पोर्टिंग फैसिलिटी आप खत्म कर रहे हो।
और आप कह रहे हो कि देश में हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने राज्य स्तर में। क्या कर रहे हो सर? आप अपने 10 साल के विगत कार्यकाल को देखोगे, बंगाल में आपने करप्शन, बंगाल में आप इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज कर दिया, पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया। ऐसा पॉलिटिसाइज किया है कि आईएएस की बीवी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए, उसके साथ गन पॉइंट पे धर्षण किया जाए, तो पुलिस केस रजिस्टर करने में जो टाइम लाइन है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्योर है, उसको बाईपास कर जाती है। ये है आपका, ये है आप, ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो बंगाल में कि आज कई हजार डॉक्टर जो हैं वो रास्ता पे बैठे हुए हैं, कई हजार लोग जो हैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि तिलोत्तमा के तो न्याय दीते होबे, ना होले गोदी छाड़ते होबे। इफ यू डोंट वांट टू गिव जस्टिस एंड डिले इट, then you don't have any right to sit in the chair, which you seems that it was a result of a fruitful outcome of a democratic celebration, but we don't think elections ऐसे नहीं हुआ था। elections आपने गन पॉइंट पे किया, लोग को गन पॉइंट पे मर्सलाइज करके आप अपनी मशीनरीज और पॉलिटिकल माइट के वजह से आज आप बैठे हुए हो और हमें ज्ञान देते हो। जाओ ना, बताओ आप यूपी जैसे जंगल राज जो आज हमने सीधा कर दिया, आप भारत के किसी कोने पे जाओ और बताओ वहां पॉलिटिकल मर्डर होता है, बताओ वहां पे वोटर्स को प्रताड़ित किया जाता है, बताओ वहां 20,000 लोग निर्विरोध जो है पंचायत के चुनाव में जीते जाते हैं। बताओ आज क्यों नहीं किया आपने हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव? पिछले 10 साल से हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल हैज बीन डिनाइड बाय दिस गवर्नमेंट एंड आई प्योरली एज अ पार्ट ऑफ बीजेपी आई कंडेम्ड इट। आप फंडामेंटल राइट के साथ राइट टू वोकल, राइट टू स्पीच भी उनका छीन चुके हो, बोलने ही नहीं देते हो। मैं तो बोल रहा हूं, मैं डर लगता है कभी कभी कि मैं आपके स्टूडियो में इतना बोलता हूं, कहीं बाहर मेरे साथ दुर्घटना ना हो जाए। ऋषि जी, इसी बीच प्रभात जी ने एक सवाल किया था कि मणिपुर में जो घटना घटी, जब संदेश खाली में घटना घटती है तो यहाँ पर एनसीपी अध्यक्ष रेखा शर्मा जी पहुँच जाती है, यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता पहुँचते हैं, खुद पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं, संदेश खाली की महिलाओं को संबोधित करते हैं। लेकिन जब मणिपुर का ये मुद्दा गरमाया तो उस वक्त ना तो रेखा शर्मा जी वहाँ पहुंची, ना पीएम मोदी जी पहुंचे, तो उसको लेकर भी सवाल किया। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनलाइटमेंट करना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं और भी लोग हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं। सबसे पहला बात, मणिपुर में जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्बेंस अंदर आता है होम मिनिस्ट्री के। आपने मणिपुर के ऊपर चर्चा का विषय छेड़ा कि हमें लोकसभा में एक स्पेशल राइट के तहत चर्चा चाहिए और प्रधानमंत्री के मुंह से चर्चा चाहिए। आप ये बताइए, जिस चीज के लिए वो अकाउंटेबल नहीं है उस चीज के ऊपर आप चर्चा चाह रहे थे प्रधानमंत्री से, जबकि अकाउंटेबिलिटी लाई करता है होम मिनिस्टर के पास। ठीक, हमने राइट टाइम पे डिप्लॉयमेंट किया है फोर्सेस का। हम भी चाहते हैं कि वहां पर जो लगे दंगे हैं उसे कम किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, लोगों के जो लाइफ्स हैं वो नॉर्मलाइज बैक टू रिटर्न हो जाए। आप ये बताइए, ये दंगा का सबसे बड़ा मुख्य जो रूप है वो कहाँ पे छिपा है? एक छोटा सा जजमेंट आता है माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट का। ये जजमेंट क्या था कि मैती और कुकीज, जो हाईलैंड में रहने वाले लोग जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उनका एरिया जो प्रोटेक्टेड था शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के साथ, और जो लो लैंड में रहने वाले लोग थे जो शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ रहे थे क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग के थे, बशर्ते वो वैष्णव है। लेकिन उनको वो किस आधार पे पिछड़े थे? इकोनॉमिकली पिछड़े थे, सोशली पिछड़े थे, एजुकेशन वाइज पिछड़े थे, मॉरली पिछड़े थे। वो अधिकार दिलाने के लिए वो अपनी लड़ाई जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में लड़ रहे थे। माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई इन लोगों के लिए भी आपको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इनका मानांकन करना होगा और इनको भी डिराइव करना होगा, जो राइट्स जो हैं इक्वलाइज होने चाहिए मणिपुर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब ये हुआ तो कुकियों को भड़काने का काम किसने किया? मैक्सिमम कुकी जो हैं वो म्यांमार से इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आए थे। ये बहुत बड़ी एक वो क्लेम है, ये चला आ रहा है 1960 से। हमने बहुत सारे काम किए, ऐसे कुकीज को पकड़ा और डिपोर्ट किया म्यांमार को। हमने वहाँ भी बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग की, हमने वहाँ पीस मार्च निकाला, हमारी सेना वहाँ दिन रात काम कर रही है। हाँ, घटनाएं जो हुई हैं उनकी निंदा मैं करता हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ कि कहीं हम विफल हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिस्टम और मशीनरी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो है वो विफल हो गई है। हम भी चाहते हैं कि मणिपुर की नारी की सुरक्षा हो और निष्पक्ष रूप से हर वो परिवार को सुरक्षा मिले जिसका काम हम कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? आप बताइए, अगर निष्पक्ष होकर के काम अगर आप करते हैं तो इतनी बड़ी जो घटना घट रही है बंगाल में लड़कियों के साथ, तो आपके बड़े बड़े नेता जो ये केयरलेस स्टेटमेंट देते हैं और आपके पुलिस अधिकारी जिस तरीके से केयरलेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बंगाल में, वो सामने दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक लताड़ लगा रहा है बंगाल की पुलिस को। हम चाहते हैं कि मणिपुर के लिए जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, जनता मणिपुर की है, जनता वहां पर चुनाव में जाएगी, उसका जवाब वो देगी। लेकिन हमारी तरफ से जो प्लानिंग है, जो कंटीजेंसी प्लान बनाए गए हैं, जो ग्राउंड्स पे रियलिटी है, वो चेंजेस ला रहे हैं। आज मणिपुर में चेंजेस आ रहा है और हम ये चाह रहे हैं जो कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी का जो आदेश है, उसको ग्राउंड रियलिटी पे रेगुलेट करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और जिस तरीके से डिफरेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज हुई है, ये कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा है और ये टू कम्युनिटीज के बीच में एक पीस अकॉर्ड ला करके इसे फॉर एवर के लिए सेटल कर दिया जाए। हमारी सरकार थी कि असम अकॉर्ड्स हमने लाया, हमारी सरकार थी नागालैंड अकॉर्ड्स हमने लाया, हमारी सरकार थी अजवाल और मिजोरम में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहां पर पीस अकॉर्ड्स बहुत ऐसे सेपरेटिस्ट लोग के साथ हमने साइन किया है। तो ये हमारा क्लियर पर्सपेक्टिव है और क्लियर इरादा है कि हमें करना क्या है। हमें हंगामा खड़ा नहीं करना है कि 5 अपने जो एमएलए एमपी हैं भेज दें एज अ पीस ऑब्जर्विंग कमिटी और जा करके वहां क्या करते हैं। इनकी महुआ मोइत्रा के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसी व्यक्तित्व को फिर लोकसभा का टिकट दिया गया जिसने लोकसभा नहीं भारत की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया। लॉगिन और पासवर्ड जो है वो शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो लोग उस फील्ड में कैपेबल ही नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, मैं तो मिमी चक्रवर्ती से लेके कई ऐसे अभिनेता का इनको दे सकता हूं, देव को दे सकता हूं जो घटाल को आज दुबा करके बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को जो सिनेमा जगत के हैं उनको टिकट देने का काम आप कर रहे हैं। क्यों? आपके पास पॉलिटिशियंस नहीं है। आपने तो कई ऐसे कैंडिडेट को दिया जो भाजपा के थे। आप तो इंपोर्ट मशीन हो और दूसरे के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हो। रोकना चाहेंगे जैसे कि घाटाल का जब मुद्दा उठाए तो घाटाल मास्टर प्लान क्यों रुका हुआ? इसमें तो बार बार जो ममता सरकार ने, मैं प्रभात जी से पूछना चाहूंगी, ये मास्टर प्लान जो घाटाल का था क्यों रुका हुआ है अभी तक? नहीं, मास्टर प्लान का ऐसा है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम थी 1969 में। आपको पिछले दिनों में जाना होगा, 1969 में एक कमेटी बनी थी, मानसिंह कमेटी, और मानसिंह ने कहा था कि ये मास्टर प्लान स्टार्ट हो और सन 80 के आसपास इसका उद्घाटन हुआ मास्टर प्लान का। और उस समय तय हुआ था कि 50% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 50% जो है वो राज्य सरकार देगी। करीब 1000 करोड़ का इसका बजट था और ये शिलान्यास हुआ और उस पर काम शुरू हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में 80 के दशक में वामपंथियों का राज आ गया था और वामपंथियों ने विकास नहीं किया। ये खुद भी कह रहे हैं, भाजपा के हमारे मित्र हैं, आजकल साठगांठ चलती है इनके वामपंथियों से पश्चिम बंगाल में। तो वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल को पीछे ले गया। तो उस समय रुकावट आती गई और जब ममता दीदी की सरकार 2011 में हमारी ममता दीदी के नेतृत्व में आई, तो हम लोगों ने 2011 में फिर से मास्टर प्लान का घाटाल का जो है उसको आगे बढ़ाया और हम लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की। 2012 में फिर इस पर कार्य करने का फैसला हुआ। लेकिन जैसे 2014 में मोदी बाबू आ गए, इनकी प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या किया, फटाक से कह दिया कि नहीं, ये जो है 50-50 नहीं होगा, 60-40 होगा। तब भी हम लोग गए, चलो कोई बात नहीं है, विकास होना चाहिए, 60 आप दीजिए, 40 हम 60 राज्य देगा, 40 केंद्र देगा। तो हमने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं, विकास होना चाहिए। हमने काम शुरू किया। लेकिन इनके यहाँ होता है, बांग्ला में बहुत फेमस कहावत है, देखची देखबो चेष्टा करची चेष्टा करबो। ममता दीदी बार बार जाती हैं और वहाँ देखची देखबो चेष्टा करची चेष्टा करबो, मतलब टाल बहाना जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो मोदी बाबू करते रहते हैं। और टाल बहाना करते करते अंत में ममता दीदी ने बड़े ही प्यार से कहा कि मुझे केंद्र का पैसा नहीं चाहिए, 40% मुझे आपकी भिक्षा नहीं चाहिए, भाजपा की भिक्षा नहीं चाहिए। अब मैं बता देता हूं भाजपा का दो मुहा जो स्टैंड है। और ममता दीदी ने जो है घोषणा कर दी है कि अब हम अपना खुद का फंड लगाकर मास्टर घाटाल का मास्टर प्लान काम करेंगे। और हम लोगों ने
जो है इस पर काम शुरू कर दिया है। और हम लोग नवंबर दिसंबर में, चूँकि पहले इलेक्शन था केंद्र का 3 महीना का, पहली बार जो है हिंदुस्तान में 3 महीना का इलेक्शन हुआ है, मोदी बाबू ने खर्च बढ़ाया है। और ये जो कहते हैं कि यहाँ चुनाव नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्स थी और जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ और यूपी में भी चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने मुंह खाई है और यूपी में भी इनका सीट जो है आधा हो गया है। तो कहाँ जनता इनको सपोर्ट कर रही है हमको समझ नहीं आ रहा है और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है उसके बाद फिर जो है आपका बरसात शुरू हो गया और बरसात के बाद में अभी पूजा चल रहा है। हम लोग नवंबर दिसंबर में घाटाल मास्टर प्लान पे काम करने जा रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा पश्चिम बंगाल की सरकार देगी, ममता दीदी के नेतृत्व में ये काम होने जा रहा है। हमको आपकी भिक्षा नहीं चाहिए, देखती देखो चेष्टा करो, हमको नहीं चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो ये लोग भ्रष्टाचार इतने हैं कि आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में शिंदे साहब जब भाजपा के साथ गए, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अपने सीएम को उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। क्यों? कि इनको भ्रष्टाचार को बढ़ाना था। उसके बाद में अजीत पवार के ऊपर में आरोप लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही भाजपा के साथ गई, वो वहाँ जो है उनको लेकर सरकार बनाते हैं और उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो भाजपा वाले आप जो है डबल नीति मत अपनाइए, कथनी करने में फर्क मत कीजिए। आपने हर समय चोरों को, उचक्कों को आगे बढ़ाया, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को डिप्टी सीएम क्यों बनाया? तो भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ से आता है, आप तो वॉशिंग मशीन हो। भाजपा में जो भी जाता है वो वॉशिंग मशीन, भाजपा वॉशिंग मशीन से निकलकर वो साफ सुथरा दूध का धोया हुआ हो जाता है। लेकिन जैसे वो दूसरे पार्टी में आता है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो भैया महाराष्ट्र में आप फॉर्मूला बता दो। और रही बात मणिपुर की, तो आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो 1 साल से माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी साहब वहाँ दौरा पे क्यों नहीं गए? मणिपुर में सैकड़ों, आप पश्चिम बंगाल में तिलोत्तमा की बात कर रहे हैं, हमको दुख है, लेकिन मणिपुर में सैकड़ों माँ बहनों का इज्जत सरेआम जो है नंगा करके उन्हें मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया। आपकी सरकार कहाँ थी? आपके प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? होम मिनिस्टर कहाँ थे? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। भाजपा के मित्र, मैं बता देता हूँ, आप बड़ी बड़ी बात मत करिए। दुनिया समझ चुकी है, भारत समझ चुका है, पश्चिम बंगाल समझ चुका है, भाजपा की जो डबल नीति है उसको लोग जान चुके हैं। आप पश्चिम बंगाल पे उंगली मत उठाइए। आपके शुभेंदु अधिकारी जो है बड़े ही बदतमीज आदमी हैं, ऑन द कैमरा गालागाली करते हैं, सबने देखा, आपने भी देखा होगा। आपके जो नेता हैं, जो अभी गांगुली साहब जो जस्टिस थे अभी आए हैं, पार्लियामेंट में उटपटांग वर्ड यूज करते हैं, जो कि एक लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ पर इनके जस्टिस गांगुली साहब जो कि एक्स हो गए हैं, वो सांसद बन के गए और उटपटांग वर्ड यूज करते हैं और उनको लोकसभा के अध्यक्ष से झाड़ खानी पड़ती है। और देश की, तो देश में जब लोकसभा बना, लोकसभा का नया जो ये बना पार्लियामेंट जो नया बनाया गया, उस पार्लियामेंट को राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वहां पर माननीय मोदी जी के नाम, माननीय मोदी जी का पहचान, माननीय मोदी जी को जो है वहां हाईलाइट करना है। इसके लिए नए संसद भवन में सिर्फ मोदी जी गए थे, उद्घाटन किया, उनका नाम लगा, राष्ट्रपति जी नदारद, लोकसभा अध्यक्ष नदारद, उपराष्ट्रपति नदारद। ये बात करते हैं, अरे भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। भाजपा वाले अभी भी समय है, देख लो, आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसे कि वामपंथियों का पश्चिम बंगाल में हुआ, शून्य पे आ गया। आप भाजपा वालों, आपका भी जो है आने वाले दिनों में आप शून्य हो जाओगे। और मोदी जी जो अपना नाम लगा रहे हैं ना, वो नाम जो है वो लोग उठा के फेंक देंगे, क्योंकि आप जो है अब अगली बार नहीं आने वाले। और पश्चिम बंगाल में तो आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप 200 पार नहीं कर पाए, इस बार 35 पार वो भी नहीं कर पाए, पूरे भारत में 400 पार 300 पार वो भी नहीं कर पाए। तो आप जो है भ्रष्टाचार के मामले में, मणिपुर के मामले में, आत्मरक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, महिलाओं के विकास के बारे में आप हमें ज्ञान न दें, आपसे हमें ज्ञान नहीं चाहिए। और रही बात दीदी की, तो दीदी आज वही वेशभूषा पहनती है, लेकिन आपके मोदी साहब जो है 100% का काम नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 2 लाख का पेन लेके घूमते हैं और कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ। अच्छी बात है, चाय वाला भी एक इंसान होता है, लेकिन दीदी ने अपने नक्शा को नहीं बदला। आपने भी कहा ना चप्पल के बाद में, और छोटी चाटा, गंदी वर्ड बोलना छोड़ दीजिए। छोटी चाटा ये अच्छी वर्ड नहीं होता है। हम जो है अपने नेत्री का लिहाज करते हैं, हम अपने नेतृत्व के लिहाज करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आप लोग क्या हैं, छोटी चाटा हैं,
ना जूता चाटा है वो आप समझिए, वो आपका मैटर है, उससे वो मतलब नहीं है। लेकिन वर्ड को अच्छा प्रयोग करो, क्योंकि वर्ड जो होता है ना, ये जो है हमेशा याद किया जाता है और ये ऑन द रिकॉर्ड जा रहा है। इसलिए मेरे भाजपा के मित्र, मैं आपसे अभी भी कहूँगा, सद्बुद्धि पे आइए, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए और अपना बढ़ाइए, अपना खुद मत कीजिए, मुँह मिट्ठू मत होइए। मोदी जी जो है वो विफल हो चुके हैं पूरे भारत देश में, चाहे पश्चिम बंगाल में भाजपा वाले। आप लोग जो है अपने आप को संभाल कर रखिए और आने वाले दिन में आइए हम सब मिलजुल कर पश्चिम बंगाल का विकास करें, मणिपुर का विकास करें, पूरे देश का विकास करें और आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही सुकांत मजूमदार जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बाढ़ पीड़ितों के साथ है, बीजेपी उनके साथ है, केंद्र उनके साथ है। तो फिर अभी उन्होंने जैसे बताया कि 60 और 40 जो भाग के अनुसार ये घाटाल मास्टर प्लान को सक्सेसफुल बनाना था, लेकिन केंद्र ने क्यों फिर रोक दिया वो पैसा? देखिए, मैं सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड बड़े भाई से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी किसी बात से इनको अगर आहत हो गई हो, मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो सही में तहे दिल से बड़े भाई के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन रही बात घाटाल मास्टर प्लान, ये मान सिंह कमेटी का एक रिकमेंडेशन था जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य की सरकार का था। राज्य की सरकार 1980 से किसके पास थी, विफल थी, क्या हुआ, हम उस पर नहीं जाएंगे। एट द मोमेंट 2009 से वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हैं जब आप 2011 में शासन में आए और 2014 में हम केंद्र में आए, तो उसका कुछ बिंदु आपको मैं देते जा रहा हूँ। आप वहाँ के एमपी कौन है? देव अधिकारी। देव अधिकारी वहाँ से एमपी हैं, निर्वाचित हैं और कई बार लोकसभा में गला फाड़ करके उन्होंने चिल्लाया है कि ही विल एग्जीक्यूट घाटाल मास्टर प्लान। इस प्लान में है क्या, आप समझिए। घाटाल है क्या, मैं पहले ज्योग्राफी समझा दूं, फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स समझाता हूँ आपको। घाटाल वो जगह है जो पहले हुगली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। 1879 एंड ऑलमोस्ट समथिंग 1860 टूवर्ड 79 इसको बाइफरकेट किया गया और मेदिनीपुर का एक पार्ट बनाया गया। यहाँ पर संगम है 3 नदियों का, 3 नदी आकर के मिलती है और ये लो लाइंग एरिया है, ये सी लेवल से भी नेगेटिव में ये एरिया चले जाता है, ये 5 मीटर नेगेटिव में है, ये खाल है, ठीक है। रही बात जहां पर लो लाइंग एरिया है और 3 नदियों का संगम है, आप डीवीसी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया, कई ऐसे बराज बनाए गए, कई ऐसे कनाल बनाए गए जो बाइफरकेशन और डाइवर्शन ऑफ वाटर इन क्यूसेक मीटर करती है ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए, लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोगों को पानी का कोई या बाढ़ से वो प्रभावित ना हो पाए। रहा बात ये हो गई ज्योग्राफी। अब आइए पॉलिटिक्स पे। बंगाल में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम सुरक्षित करने का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये बताइए, जो 3 नदियां का संगम है वहां कितने कनाल्स हैं जो वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती हैं। इस 3 कनाल पर आप मनरेगा के तहत इनका सफाई करा सकते थे, इन पे काम इंप्लीमेंट करा सकते थे और डाइवर्शन ऑफ वाटर के लिए एक कंटिजेंसी प्लान बना सकते थे बिना कोई इन्वेस्टमेंट। ये मनरेगा का पैसा तो आ ही रहा था, लेकिन कई हजार जॉब कार्ड यहाँ पे बातिल हुआ, आपको भी पता है, कई करोड़ों में बातिल हुआ। और क्यों बातिल हुआ? क्योंकि ये फेक जॉब कार्ड्स थे जिनके तहत बंगाल में करप्शन हो रही थी और पैसा भी अभी जो है रुका हुआ है। आप सिर्फ नारा लगाइए, पार्लियामेंट में घेराव कीजिए और बाहर जाइए, जरा हिम्मत उठाइए और सुप्रीम कोर्ट में जाइए और बोलिए कि मनरेगा का फंड क्यों रोक रही है केंद्र सरकार। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार देगी, बंद लिफाफे में नहीं देगी। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके राज्य में इतने फेक जॉब कार्ड क्यों बने। अब आइए घाटाल मास्टर प्लान के ऊपर। रहा बात 60-40 इकोनॉमिक शेयरिंग के ऊपर, मैं बता देता हूं आपको। जब आपका राज्य में इतने आप सक्षम हैं कि लक्ष्मी भंडार और बहुत ऐसी जो रूपोश्री, ये श्री वो श्री आप दे रहे हैं, इससे दे करके आप क्या कर रहे हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स को इनिशिएट कर रहे हैं। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति छोड़िए, आप डेवलपमेंट की राजनीति पे आइए। वो पैसा डाइवर्शन करके आप यूटिलाइज कीजिए। बेटरमेंट किसका? घाटाल के लोगों का बेटरमेंट होगा, वहां पे बाढ़ से लोग कम प्रभावित होंगे। रही बात कि घाटाल में पानी क्यों छोड़ दिया गया, तो
तो बताइए, आप भी जानते हैं किसी भी एक बराज में अगर वाटर प्रेशर ज़्यादा ऊपर हो जाए तो डीवीसी भी मजबूर हो जाएगा पानी छोड़ने के लिए। अगर नहीं छोड़ेगा तो बराज टूट जाएगी तो और लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। बहुत एक लंबा कैचमेंट एरिया जो है वो प्रभावित हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है उससे प्रभावित होकर के कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो भाई डीवीसी ने एक डिसीजन लिया कि हमको एक फेज वाइज हमको पानी छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको रिड्यूस करना है प्रेशर। और दूसरी बात, आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं था? आज बताइए, देश में नेचुरल कैलेमिटी के लिए हर चीज के लिए कंटिजेंसी प्लान है। उड़ीसा में देख लीजिए, सुपर साइक्लोन के बाद वहाँ हमारे बड़े नेता हैं, विजनरी थे भाई नवीन पटनायक जी। उन्होंने ऐसा उड़ीसा को डेवलप किया विदाउट सेंटर्स एनी हेल्प कि भाई हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करना होगा। और आज बताइए, उड़ीसा में कई ऐसे साइक्लोन ने हिट किया कई बार, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रॉपर्टी और लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपके पास कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए तो टाइम है नहीं। आप क्या बना रहे हो? आप वो सब चीज बना रहे हो जिससे आपके वोट बैंक खुश रहें। बताइए, यहाँ पर मौलानों के लिए 11,000 करोड़ की सैलरी आपने लगाई, किसके पैसे की लगाई और क्यों लगाई? वाई? आप मौलाना के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दीजिए ना। आप मदरसा में जाने वाले बच्चों को सब्सिडाइज कीजिए, मदरसा को अपग्रेड कीजिए। आप मुज्जमिन और मौलाना को पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो कि आप भी जानते हैं दिस इज नॉन इस्लामिक। नो वन शुड क्लेम मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप जानते हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप एक वोट बैंक के तहत एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस को आप अपने वोट बैंक के दायरे में ले आकर के उनका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं। रहा बात मेरी एक बात है, इन्होंने कहा कि कई ऐसे सांसद हैं जिसे असभ्य होने के लिए हम संसद में डांटा गया। तो भाई कल्याण बनर्जी जी से हमको तो ट्यूशन नहीं लेना है ना। कल्याण बनर्जी का आप बताइए, इनकी 2-4 और नेत्री हैं, उनका बताइए जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहा विगत लोकसभा में। और ये पूछते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा जो है आपको पढ़ना चाहिए, जैसे प्रियम्बल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 18, जैसे भारत का संविधान आप जेब में लेकर के दिखाने से नहीं होगा, उसको पढ़ना होगा। पढ़ने से क्या समझ में आएगा? समझ में ये आएगा कि पार्लियामेंट वी रन इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके हेड होते हैं लोकसभा के स्पीकर, वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स राष्ट्रपति। लोकसभा के स्पीकर मौजूद थे और विपक्ष के नेता को हमने बुलाया था, वो नहीं आए। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड करते हैं गवर्नमेंट को पीएम मौजूद थे। और ये सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? इनको ये इलेक्शन जीतने के बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर कौन थमाता है? इनको अपॉइंट करती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट इनॉग्रेशन से भी ऊपर हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट के कस्टोडियन अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति हैं। और आप कहते हैं कि हम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते। अरे सर, हम सड़क, मार्ग, हवाई अड्डे, स्कूल, दुनिया देश भर का नाम, संजय गांधी अभियान, राजीव गांधी, ये इंदिरा गांधी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मोतीलाल नेहरू, इस देश में वैसे व्यक्तित्व थे कि वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध, अंग्रेजी प्रशासन के साथ मिल करके क्रांतिकारियों के विरुद्ध मामला करने वाले लोग हैं। और उनके नाम से हमारे देश में रोड तक लिख दिया गया है और इसी का विरोध करती है भाजपा। क्यों आप बताइए? इमरजेंसी का तो समर्थन आपकी ममता बनर्जी ने भी किया था। इमरजेंसी का समर्थन वो लोकनायक जेपी लोकनायक का विरोध किया गया था। आप बताइए, जब आपके नेत्री का ये इतिहास है कि वो इमरजेंसी का सपोर्ट करती हैं और हम इमरजेंसी का विरोध करते थे, क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच is unilaterally important to every citizen of this country। वो यूनिलैटरल इंपॉर्टेंस रखता है और अगर उसे कोई दबाएगा, और आप वैसे ही आते हैं, वैसे ही आपका डीएनए है, वैसा ही आपका क्रोमोजोम है, वैसे ही आपकी नेत्री की मंशा है कि इमरजेंसीज जो हैं उसका सपोर्ट करते हुए पाई गई थी। और कुछ बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में, बिहार में भाई हमारी ऐसी बड़े दिल बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम पावर हंग्री नहीं है। हमने नीतीश कुमार जी को मौका दिया, बिहार में कई बार चीफ मिनिस्टर बने। हमारे पास संख्या बल हो या ना हो, लेकिन हमने उस चेहरा को सामने रखा जिसे लोग पसंद करते हैं। आज महाराष्ट्र में
क्या किसी एक लोकतांत्रिक देश में, जब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और जिस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, एक एक्जुबरेंट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, बाई कैमरल हो सकता है, तो उस देश में क्या आप अलायंस और गठबंधन में नहीं जाते हैं? जाते ही हैं, प्री इलेक्शंस जाते हैं, पोस्ट इलेक्शंस जाते हैं, और ये हक बनता है कि भाई आप इलेक्शन जीत के आए हैं, आप साथ में मिलकर के काम कीजिए। आप भी हमारे घटक दल थे एनडीए में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने आपको पहचान दिलाई भारत के पटल पर, हमने आपको रेल मंत्री बनाया, हमने आपको कोल मिनिस्टर बनाया, हमने बहुत सारी चीज पे आपको भारत के उस जगह पहुंचाने का काम किया जिस जगह पर आप भारत के लोगों के जीवन में डिफरेंसेस ला सकते थे। लेकिन आज वही ममता दी है, जो वोट बैंक के कारण भाजपा इनके लिए खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अब एम्बिशियस हो गई हैं। क्या एम्बिशन है? प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आप बंगाल से बाहर आपकी अस्तित्व ही नहीं है, और आप ऐसे पार्टी से आप करप्शन के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नर्स के ऊपर हिसाब मांगते हो, जिस पार्टी का ट्रैक रोड रहा है कि हमने गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया कई ऐसे राज्य में, और कई ऐसे राज्य को प्रोडक्टिव बनाकर दिखाया है, आउटपुट दिया है। आज यूपी, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात जीता जागता ये है। और मैं बता देता हूं, कर्नाटक भी कई हद तक, कर्नाटक में भी हमारे कई ऐसा नेता हैं जिन्होंने अपनी जान को भी ये किया लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। आज कर्नाटक ही ऐसा राज्य है, भले आज वहाँ विपक्ष का ये हो, लेकिन कर्नाटक के राज्य में आईटी रेवोल्यूशन लाने का काम भी भाजपा कर रही है। आज हम बिहार में भी आईटी रेवोल्यूशन लाने के काम को ये करने जा रहे हैं। आज भाजपा कई मायनों से आपसे बेहतर है, बेहतरीन है और बेहतर सोच रखती है। नारी होकर के आप नारियों की सुरक्षा नहीं कर पाए, इस पे आप विफल हैं। आप बताइए, किसी भी एक चीफ मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपको सिंपैथाइज होकर के सिंपैथी रखना चाहिए एक नारी के प्रति। आपको बोलना चाहिए था कि हाँ, निष्पक्ष जांच होगी, आप विश्वास रखिए। या तो जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही कि आप निष्पक्ष जांच कर रहे, तब तो रास्ते पे डॉक्टर बैठे हैं ना। अगर जनता आपके ऊपर विश्वास करती, कलकत्ता पुलिस एक नंबर थी, स्कॉटलैंड यार्ड थी, फिंगरप्रिंट्स पे पहले काम करने का कोलकाता पुलिस ने ये पाया है, तो आज ये बताइए उसी कलकत्ता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को डाउट में क्यों रख रही है यहाँ की जनता, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के लोग क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इतना कलकत्ता पुलिस से और इनके प्रशासन से? जब आपके प्रशासन को और आपके पुलिस तंत्र को और आपके प्रशासन को चुन के बिठाया है, तो क्वेश्चन भी तो आपसे क्यों कर रहे हैं, जब इतना ही गुडविल और इतना ही फेथ आपके ऊपर बना था। यही कहना चाहता हूँ। प्रभात जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो तस्वीर सामने आ रही है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर सामने आ रही है, तो उसका कारण क्या सच पे यही है कि सरकार पर उनका भरोसा नहीं है, या फिर निष्पक्ष जांच पर उनको भरोसा नहीं रहा? पश्चिम बंगाल में आंदोलन हमेशा होता रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी कुश्ती की महिलाएं बहनें जो हैं वो भी आंदोलन कर रही थी, और इनके सांसद के खिलाफ ही आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद के खिलाफ कर रही थी। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में सांसद के ऊपर में हजारों महिलाओं को छेड़खानी का आरोप था। इनके घटक दल थे, देवगौड़ा जी की पार्टी थी, और वहाँ अचानक जो है फिर मोदी जी जो है वहाँ प्रचार पे नहीं जाते हैं। तो ये दूध के धोए हुए तुलसी पत्ता नहीं है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ भाजपा वाले कि दूध के धोए हुए नहीं है। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन पश्चिम बंगाल में हमेशा रहा है। मंगल पांडे जी ने यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ में, तो आंदोलन यहाँ होता रहा है। ममता दीदी भी आंदोलन की उपज है। इनके कोई जो बता रहे हैं कि भाजपा ने ममता दीदी को आगे बढ़ाया, सन 84 में पहली बार सांसद बनी थी, उस समय आपके सिर्फ 2 ही सांसद जीते थे, तो वो बेकार की बातें आप मत करें कि ममता दीदी को आप लोगों ने बढ़ाया था। ममता दीदी ने अपने कर्मों से, अपने आंदोलन से, अपने क्वालिटी से आगे बढ़ी है। ममता दीदी को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और रही बात ये जो बोल रहे हैं न्याय की, तो आज तो सीबीआई के हाथ में इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं आप लोग जाकर घेराव करते हैं? भाजपा का एक भी आदमी जो है सीबीआई का ऑफिस क्यों नहीं घेराव करने गया? मैं ये पूछता हूँ, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ क्यों नहीं नारा लगाया? अब तो पुलिस के हाथ में इंक्वायरी नहीं है, अब प्रदेश के कोर्ट में भी इंक्वायरी नहीं चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ में जो है माननीय प्रधान न्यायाधीश जो है चंद्रचूड़ साहब, उसका ये कर रहे हैं, और उसमें सीबीआई जो सबसे बड़ी एजेंसी होती है पूरे भारत देश में, वो इंक्वायरी कर रही है।
2 महीना होने जा रहा है, इन्होंने क्या रिपोर्ट पेश किया? बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। तो ये सब बेकार की बातें मत लगाइए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आप अच्छी बातें कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बात करने से कभी भी जो है वो जो है आपका जो कारनामा है वो छुपता नहीं है। और आपके नेता जो है वो कटघरे में हैं कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। बहुत सारे नेता हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, आपके विधायक हो। आज बताइए ना, इन्होंने अपूर्ण राम मंदिर का निर्माण करवाया। क्यों करवाया भाई? आपने क्यों उदाहरण कर दिया? क्योंकि इनको 2024 में वोट चाहिए था। आज भी राम मंदिर, श्री राम का मंदिर जो उद्घाटन किया गया है, आज भी अपूर्ण है। और कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था दर्शन करने के लिए। मैंने कहा मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, तो आज भी वहाँ जो काम चल रहा है उसमें कम से कम सालों लग जाएंगे पूर्ण मंदिर होने में। तो अपूर्ण मंदिर कभी जो है, ये हिंदू धर्म से मायने रखते हैं, मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, और आज देवी पक्ष शुरू हो रहा है, अपूर्ण मंदिर का कभी उद्घाटन नहीं होता है। इसीलिए इन लोगों ने जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया था। चारों शंकराचार्य जो है वो नहीं आए थे। तो इन्होंने हमेशा मोदी को आगे बढ़ाया है, मोदी को सामने रखा है। जैसे लोकसभा में किया, मोदी जी का नाम वहाँ कर दिया गया और कोई जो है वहाँ पर किसी का नाम नहीं गया, कोई किसी को नहीं बुलाया गया। उस तरह से राम मंदिर में भी जो शंकराचार्य हैं चारों हमारे, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका नाम हो जाता, और वो लोग जाते भी नहीं क्योंकि अपूर्ण मंदिर में शंकराचार्य नहीं जाते हैं। उन्होंने जो है प्रतिवाद भी किया था कि हम इस मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे। तो इन्होंने हमेशा जो है सिर्फ अपनी बड़ाई की है, अपने आप को जो है प्रचार प्रसार में लगा कर रखा है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आइए हम सब मिलजुल कर पश्चिम बंगाल का विकास करें, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाएं और पूरे भारत देश को आगे बढ़ाएं। तभी जाकर जो है हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार जो है बंद कर दीजिए और काम की बातें कीजिए, विकास की बातें कीजिए, नारी की बात कीजिए। आज भी ममता दीदी जो है सिंपल सिटी से रहती है, और ममता दीदी जो है जितना काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, पूरा देश जो है उसको फॉलो कर रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सड़कें देखी जाके, आज जो है बरसात हो रही है, पूरा पानी भर जाता है। अयोध्या का जो मंदिर के आसपास का जो इलाका है, आप जाके देख के आइए, पूरा जो है वहाँ अव्यवस्थित हो चुका है। पूरा पानी भर जा रहा है, कहीं सड़क फट जा रही है, क्योंकि जल्दबाजी में काम हुआ ना। 2024 का वोट लेना था, लोकसभा में जीतना था, 400 पार करना था, 300 पार करना था। इसके लिए इन्होंने अयोध्या में किया, लेकिन अयोध्या आज भी कंप्लीट जो है वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार, अपूर्ण कार्य में भाजपा जो है हमेशा आगे रही है। प्रचार प्रसार में इन्होंने हमेशा आगे किया है। और मोदी जी जो है अपने मेकअप पर लाखों रुपया जो है खर्च करते हैं, डेली के मेकअप पर 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं। तो ये सब मोदी जी का काम है, लेकिन ममता दीदी ये सब काम नहीं करती है। इन्होंने खुद ही कहा कि वो हवाई चप्पल और सिंपल साड़ी पहनती है और झोपड़ी में रहती है। तो भैया ऐसा है कि आपको मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है प्रचार प्रसार को बंद करिए और विकास के काम में आइए। हम सब मिलजुल कर एक साथ, एक होकर गणतंत्र में हम उसको काम करें और देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। मैं एक रिबर्टल देना चाहता हूँ। नहीं, मैं अब निकल रहा हूँ। नहीं दादा, 1 मिनट, इनको ज़्यादा टाइम मिला है। अच्छा ठीक है, आप आप बोल बोलिए, लीजिए, रिबर्टल तो देने दीजिए। आप बोलिए। अच्छा बैठिए, आपका टाइम ज़्यादा है, आप देख लीजिए। अच्छा दादा, आप ठीक है, आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, आप बैठिए दादा। नहीं, आपको ज़्यादा टाइम मिल गया। अरे ठीक है दादा, आप आपका बैठिए। टाइम ज़्यादा है, देख लीजिएगा, आप पूरा रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। मैं इसे अच्छा, नोट करता हूँ ना। अच्छा मेरे से आप बोलिए, आप अकेले बोलिए और क्या, चलो, थैंक यू। ऋषि जी, अब आखिरी सवाल आपसे पूछने के बाद हम इसे आज एंड करेंगे। तो आखिरी सवाल जो उन्होंने अभी ये जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, एक तरफ ममता बनर्जी पर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का काम करते हैं, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया जाता है तो फिर बार बार विपक्ष कहने लगे कि हिंदू वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है बीजेपी। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप ये देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये वेबसाइट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। जी, हम बात कर रहे थे घटाल की, तो ये इरिगेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में घटाल मास्टर प्लान पेज अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जिस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की साइट पे जी, इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है कि घटाल मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वो प्लान जो है वो उस पेज को कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो आप यहाँ पर सीधा उनका इंटेंशन आप समझ सकते हो, समझ रहे हो ना जी। और मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा कि राम मंदिर और यूपी की सड़कें, मैं आपको बखूबी दिखा सकता हूँ कि यूपी की सड़कें थी क्या और क्या हो गई।
और राम मंदिर पे बात करते हैं, इन्होंने कहा कि अपूर्ण मंदिर को हमने इनोग्रेट कर दिया, शंकराचार्य को नहीं बुलाया, ये वो। मैं उनसे पूछना चाहता था, लेकिन वो अब नहीं है स्टूडियो में, वो चले गए, वो खफा हो गए। लेकिन वो बताइए, क्या वो बाबरी मस्जिद का गिराना जायज़ मानेंगे? आज राम मंदिर की बात करते हैं, वो बाबरी मस्जिद का ढह जाने को जायज़ मानेंगे? वो कहेंगे कि नहीं, राम भक्तों पे जो गोली चलाई गई वो गलत था, वो कह सकते हैं? वो कह सकते हैं कि नहीं, श्री राम के लिए एक मंदिर बनना चाहिए इस देश में, उनका ये कहना था, वो कह सकते थे? वो कभी नहीं कह सकते थे कि राम मंदिर जो है बनना चाहिए, वो नहीं कह सकते थे। तो हम क्या बोल रहे हैं सर? ऑफ कीजिए, ऑफ है तो एंड कर देती हूँ, बैठे। अरे रुकिए ना, ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। मनोज भैया रुकिए, 1 मिनट ये रुकिए, रुक जाइए। अभी खत्म हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, चेयरवा रखा ना, या कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगी। चल स्टार्ट। हाँ, देखिए, मैंने जो बताया आपको कि वो पेज तक कंस्ट्रक्शन नहीं है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की साइड पे, इसका मतलब आपका इंटेंशन क्या है? क्लियर नहीं है। दूसरा बात वो कर रहे थे कि राम मंदिर अपूर्ण रूप से हमने इनोग्रेट कर दिया। आप एक बात बताइए, शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया, ठीक है, मैं मानता हूँ। आप ये बात बताइए मेरे को कि राम मंदिर का वो समर्थन करेंगे? वो बोलेंगे कि हम राम मंदिर के समर्थक हैं, राम मंदिर बनना चाहिए था भारत में? वो पहले कहेंगे नहीं, राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था, ये उनका कहना था। राम जी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए न्याय के रूप से हमने लड़ाई लड़ी, न्यायालय तक गए कि राम हमारे प्रभु का न्याय मिलना चाहिए, और ये न्याय जो मिला निष्पक्ष मिला, और भारत की जो जुडिशियरी है उसका सम्मान है कि हर भारतीयों को न्याय मिला। इस देश में राम मंदिर बना। राम मंदिर बनना और प्राण प्रतिष्ठा लेना, किसी एक राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का इनोग्रेशन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कब होता है इनोग्रेशन? हिंदू शास्त्र के अनुसार जब आप किसी मंदिर में मूर्ति रखते हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिर भले कंप्लीट हो या ना हो। ये आप जानते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा कभी भी उसी समय ली जाती है जब मंदिर का निर्माण होता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का इनोग्रेशन था, और आप इसे तुलना कर रहे थे कि राम मंदिर का इनोग्रेशन था। हमने क्या कहा था कि राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा का इनोग्रेशन है। और भाई, इतने सदियों से 500 साल की तपस्या के बाद अगर भारतीयों को ये दिन देखना पड़ा कि प्रभु राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसका एक समारोह रखा गया, शंकराचार्य जी आए या ना आए वो सम्मान है उनका, अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोग्राम तो आपने बनाया। हमने सब उन विपक्षी दल, हर वो नेता, हर वो लोग, हर वो समाज से जुड़े लोग, धर्म के जुड़े लोग, गैर धर्मी, यहाँ तक कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो आए। के नेता चाहते हैं कि सबका विकास हो, डेवलपमेंट हो, और हो ही रहा है। आप देख लीजिए, साउथ में लोग जो है वो आपसे ज्यादा खुशहाल हैं। यही कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज हमने बात की है टीएमसी और बीजेपी दोनों के ही नेताओं से, और विभिन्न मुद्दों पर, बंगाल में जो मुद्दे जो इस वक्त गरमाए हुए हैं, और साथ ही देश दुनिया में जो मुद्दे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष विपक्ष के बीच देखने को मिलते हैं, उन सब मुद्दों पर चर्चा की। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए और इन तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए न्यूज़ यूएनआई के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।